हमने खाली डोमेन रेंज और टाइप्स ऑफ रिलेशन ही करें। कंपोजिशन समझते हैं, इनवर्स समझते हैं, देन वी विल कम टू द आईटीएफ। ठीक है, तो आईटीएफ पढ़ने के लिए भी ये बहुत चीजें जरूरी है। क्यों? अगर मुझे कंपोजिशन, इनवर्स और इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो मेरे को आईटीएफ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आईटीएफ के लिए क्या क्या जरूरी है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए एक तो आपको इनवर्स समझ में आना चाहिए, इनवर्स होता क्या है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। दूसरा होता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसका भी बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आईटीएफ कर लोगे। आईटीएफ शुरू कराने से पहले थोड़ी देर इसको करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे। इनवर्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, कंपोजिशन वाला पार्ट समझ लेंगे, फिर आईटीएफ स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? क्या होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन? अगर बाय मैं डेफिनेशन जाऊं तो इनवर्स क्या करते हैं? अगर दो आपके पास दिए हुए हैं, सेट दिए हुए हैं 1 2 3 और एक में 4 5 6 है, ये फंक्शन है या रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन ए का बी के साथ, तो ए का बी के साथ इसका इनवर्स में क्या होगा? रिलेशन में इनवर्स कैसे लिखते हैं? रिलेशन में फंक्शन, सॉरी, रिलेशन में इनवर्स ऐसे लिखते हैं। अगर रिलेशन मेरा ए टू बी है तो इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए, बी टू ए हो जाएगा। डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। ये तो क्लियर है ना सबको? यस और नो? ये तो क्लियर है। रेंज जो होगी इनवर्स में वो क्या होगी आपकी? दो। क्लियर है? यस और नो? ये क्लियर है? क्योंकि जब यस। आप साइन एक्स का इनवर्स पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं वहां आपसे पूछूंगा ये सब चीजें, कभी ध्यान से समझ लेना जिसको नहीं है। ठीक है, तो सपोज आपका एक रिलेशन दिया हुआ है 11 12 13 का, 8 10 12 से रिलेशन, रिलेशन की कंडीशन भी दी हुई है। इनवर्स पूछता है आपसे, भैया इनवर्स बताओ रिलेशन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में बता दोगे आप लोग तो। क्या है इसका इनवर्स? क्या होगा इसका इनवर्स? देख लो, दोनों दिए हुए हैं आपके सामने, सेट कंडीशन भी दी हुई है। बताओ क्या होगा इनवर्स? आप लोग ही बता दो, इजी सा क्वेश्चन है। इनवर्स बता दो, कोई भी बता दो, एनी वन कैन ट्राई। व्हाट विल बी द सर इनवर्स? पहले सर इसमें से कौन सा वाला बताना है, 11 12 13 वाला या 8 10 12? रिलेशन तो इन ये दोनों का, ये क्या बात हुई 11 12 13 या 8 10 12? रिलेशन किसके बीच में चलो। बन रहा है? इसके और इसके बीच में रिलेशन बन रहा है। कंडीशन क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ये y और x तो पता ही है ना आपको, x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। अगर रिलेशन की बात यस कर सर। रहे हो, रिलेशन की बात कर रहे हो तो ये दो सेट दिए हुए हैं ना आपको। अब वो प्रॉपरली ऐसे लिखिएगा तो ना कि ये 11 12 13 एक्स है और वो है, तो आपको दिमाग लगाना। बताओ, तो एक सिंपल सा देखो ना, 11 12 13 और ये कितना हो गया? 8 10 12। फिर 8 10 12 वो हो जाएगा ये इनवर्स। एक्स होते हैं इसके और ये वाई। नहीं नहीं, 8 10 12 इनवर्स नहीं हो जाएगा, ये ऐसे मत बोलो भाई। सर डोमेन हो जाए। नहीं, ध्यान रखो। पहले आप उस पे तो आओ, पहले रिलेशन तो बनाओ। कंडीशन, डोमेन वोमेन को छोड़ो, पहले रिलेशन की कंडीशन तो बनाओ। क्या बन रहा है? रिलेशन बोल रहा है जो वाई है वो क्या होना चाहिए? एक्स में से 3 कम। जो वाई का है वो एक्स में से 3 कम, तो एक्स में से तीन सर कम यानी 11 ग्यारह और में से 8। 3 कम 8, ये बन रहा है रिलेशन कंडीशन के हिसाब से। बिल्कुल जी। 12 में से 3 कम 9 होता है, कहीं 13 पर है और ही नहीं। आउटपुट में 9 कहीं दिख रहा है आपको? भाई आउटपुट तो क्या है, अगर 12 रखो तो 9 आना चाहिए, कहीं 9 नहीं है। ठीक है, सर 13 और 10। 13 और 10। तो ये आपका रिलेशन बना बच्चों। रिलेशन क्या बना? 11 और 8, और क्या बना? 13 और 10। इसका इन्वर्स करोगे 10 तो उल्टा हो जाएगा बस। और क्या था? 8 10 और 13, 8 सॉरी 11 8 11 और 10 आपको बोलना 13। था 10 13, बस ये बताना था। ठीक है, क्लियर है अब आपको ये कॉन्सेप्ट इनवर्स का? ठीक है, ये मैं पूछूंगा आगे जाके तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बट इनवर्स का ओके। कॉन्सेप्ट पूछूंगा, वहाँ ध्यान रखना। अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने करा है नहीं किया पता नहीं। एक दिन मैं छुट्टी पे था, उस दिन कौन टीचर आया क्या पढ़ाया मुझे पता नहीं।
ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और ये बोर्ड में भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लेवल से, और आपके इस बार सिलेबस में भी है, कटा नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ लो, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक एक टाइम पे सबको रिलेशन के टाइप्स, रिफ्लेक्सिव समझ जाएगा, ट्रांजिटिव समझ जाएगा आदमी, ऑन टू, इनटू, वन टू, मैनी वन, सब समझ में आ जाएगा। बट ये नहीं समझ में आता ये हो क्या रहा है, कंपोजिशन में होता क्या है। तो इसलिए मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, समझ लेना, और कोई भी डाउट होगा तो एग्जैक्टली मुझसे उसी वक्त पूछ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन गोले दिखे हुए हैं, मैंने तीन सेट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेट ए ले लिया मैंने, बी सेट ले लिया, और एक सी सेट ले लिया। ए सेट को मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। ठीक है, अब आप सब 12th क्लास में बोर्ड दोगे, तो बोर्ड का भैया सर हमें तो मिलेगा एक रोल नंबर, बढ़िया है। तो बी सेट में मैं ले लेता हूँ आपके रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और सी सेट में आ गए आपके, मान लो, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मान लो। अब ये मार्क्स मिलेंगे कैसे, क्या ये डायरेक्ट मार्क्स एक स्टूडेंट को कैसे, अब आप तो पेपर दे दोगे, पेपर में ना अपना नाम लिख के आते ना स्कूल का नाम, सिर्फ आप जाते हो, आप अपना जैसे एक, सपोज मान लो तीन बच्चे हैं XYZ। ठीक है, उनको एक फंक्शन के अकॉर्डिंगली, पूरा बोर्ड में ऐसे ही होता है ना, सारा स्टूडेंट का डेटा बेस होता है, वो एक अपने उसमें प्रोग्राम में डालते हैं और रोल नंबर बन के निकल जाते हैं। तो इनको सबको रोल नंबर मिल जाता है, सपोज मान लो नंबर मिल गया। ठीक है, ठीक है, अब जब आप शीट में आंसर लिख के आते हो तो आप तो सिर्फ रोल नंबर लिख के आते हो, ना नाम ना स्कूल ना कुछ। जी, जो टीचर के पास जाता है वो खाली रोल नंबर होता है, अब रोल नंबर से टीचर को क्या पता कौन सा स्टूडेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये टीचर जो होती है, ये आपको फिर बोर्ड के रोल नंबर देता है, और रोल नंबर से आपको मार्क्स मिलते हैं। या यूं मान लो, जो टीचर इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर चेक करने जाता है, उसके पास पेपर में एक बार कोड लगा होता है। ठीक है, या तो बार कोड लगा होता है, या कुछ अलग से एक पिंक कलर की स्लिप लगी होती है। पहले पिंक स्लिप लगती थी, अब तो शायद बार कोड लगा होता है। ठीक है, बार कोड लगा होता है, बार कोड में एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, कुछ ऐसे लिखा होता है, ये बार कोड लिखा है। टीचर आपको नंबर दे देता है, ये लो भैया नंबर। टीचर, अब टीचर को कोई मतलब नहीं, इसमें ना रोल नंबर लिखा ना कुछ, टीचर ने पेपर चेक किया, नंबर दे दी, 90 नंबर दे। अब टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टूडेंट के 90 है। बार कोड, फिर जब स्कैनिंग होती है तो वो मार्क्स चढ़ जाते हैं रोल नंबर में, और रोल नंबर से स्टूडेंट के आगे ऑटोमेटिकली मार्कशीट ऐसे तैयार होती है आपकी। ठीक है, टीचर ने मार्क्स दिए, बार कोड के हिसाब से रोल नंबर को मिले, रोल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट की मार्कशीट उनके तैयार होगी। तो बट स्टूडेंट वाइज अगर मैं देखूं, अगर सेट ए में स्टूडेंट थे, बी सेट में उनके रोल नंबर थे, और सी सेट में ये बार कोड है, यानी जिसपे उनको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बताओ, बारकोड मतलब जिसको से मार्क्स मिल रहा है, एक स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है। स्टूडेंट को इस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट का तो ये कहना, भैया मुझे तो सीधा मार्क्स बताओ, मुझे ए टू सी जाना है, मुझे बी से कोई मतलब नहीं। एक स्टूडेंट को ना रोल नंबर से मतलब, ना किसी चीज का मतलब होता है, कौन चेक कर रहा है पेपर, कहाँ जा रहा है, कहाँ पेपर घूम के आया, कोई मतलब नहीं। उसे एंड में बस अपने मार्क्स जानना। ठीक है, क्या जानना है उसे, सिर्फ मुझे कितने मार्क्स मिले। बट यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स का रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए बार कोड है, मार्क्स है। ठीक है, क्लियर है, हर रोल नंबर का अपना बार कोड है। तो समझे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम कंपोजिशन करेंगे फंक्शन का, क्या करेंगे हम, तो जी सर इसका कंपोजिशन कर देंगे। कैसे कर देंगे, आप देख रहे हो ए टू बी जा रहा है, फंक्शन कहाँ से जा रहा है, ए टू बी। ए टू बी मतलब ए सेट के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट XYZ। ठीक है, आप फंक्शन डालोगे, फंक्शन में ये वैल्यूज डालोगे, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट क्या होगा, FX। ये सारे आउटपुट ही आएंगे ना, FX में जो भी वैल्यू डालते रहोगे, आउटपुट में वो वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, अब इस आउटपुट में जब आप वैल्यूज डालोगे, ठीक है, जब आप इस आउटपुट में एक और फंक्शन ले लो, इस आउटपुट को एक और फंक्शन में डालोगे तो और वैल्यूज आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, बार कोड निकल के आ गए। बार कोड कैसे है भैया, स्टूडेंट के एक फंक्शन था, हमने उसमें स्टूडेंट का डेटा डाला, मेरे पास रोल नंबर आ गया।
एक और फंक्शन था, उसमें मैंने रोल नंबर डाले, मेरे पास बार कोड चिपक के आ गए। क्लियर है, बार कोड चिपक के आ गए मेरे पास, समझ में आया। बट स्टूडेंट को क्या यस मतलब है, स्टूडेंट को तो सीधा अपने मार्क्स से मतलब है, बारकोड में ही तो मार्क्स छुपे हुए हैं, स्टूडेंट को सीधा अपने मार्क्स से। यहाँ पे अब क्या होता है, जो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन को ही अपने को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ दो ही फंक्शन इन्वॉल्व है, ए और सी, हमें बी से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट क्या चाहता है, भैया मुझे कितने नंबर बताओ, ये बताओ कितने नंबर मिले, प्रोसेस क्या थी, रोल नंबर बार कोड, उसे उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस से मतलब नहीं, प्रोसेस से उसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ बीच में दो प्रोसेस में के बीच में ही जानना क्या होगा, ए टू सी को जानना उसको, ए टू बी गया फिर बी टू सी गया, उससे उसे कोई मतलब नहीं, उसे सीधा ए टू सी जाना है। क्या जाना है उसे, ए टू सी जाना है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों, जब हम बाईपास कर देते हैं कोई चीज, व्हेन वी बाईपास रिलेशन, हम एक रिलेशन को जब बाईपास कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। जब हम एक रिलेशन को बाईपास कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ए का सी के साथ सीधा कनेक्शन बनाना, ए का सी के साथ सीधा कनेक्शन होना, ए का सी के साथ सीधा कनेक्शन अपने को बनाना है, बीच वाले को बाईपास कर देना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, या जी ओ एफ, गॉफ फंक्शन भी से भी बोलते हैं, गॉफ फंक्शन। अब ये कैसे निकलता है, कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं पहले एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले एक एग्जांपल से समझ लो ये कैसे होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ यस गया। सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, अब सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक सेट है 1 और 2 है, जिसमें एक बी सेट है जिसमें है 3 और 4, और एक सी सेट है मेरे पास जिसमें है मेरे पास 5 और 6। ठीक है, सी में बना लेते हैं, ये मैं मान लेता हूँ इसमें 1 और 2 है, इसमें 3 और 4 है, और इसमें 5 और 6 है, ए बी सी। फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन कैसे लिखते हैं, ए से लेकर बी तक जाना है। सपोज 1 डालने पे 3 मिल रहा है मुझे, और 2 डालने पे 4 मिल रहा है, ये तो मिल गया आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, इस फंक्शन में मैंने 1 डाला 3 मिला, 2 डाला 4 मिल गया, कोई बात नहीं। अब दूसरा फंक्शन है या आउटपुट है, अब इस आउटपुट को हम दोबारा एज एन इनपुट इस्तेमाल करेंगे, दूसरे फंक्शन का ये इनपुट हो गया। जब मैंने इधर 3 डाला तो सपोज मुझे 3 पे 6 मिल गया और 4 पे 5 मिल गया। तो गॉफ क्या है, कंपोजिशन क्या है, हमें ए से सीधा सी की बात करनी है। अगर आप ए से सीधा सर सी की बात करना चाहते हो तो ये हो गया 1 2 और 5 और 6। तो यानी 1 से लेकर किसका रिलेशन था, सीधा 1 का किसके साथ जा रहा है रिलेशन, सी 6 तक जा सी रहा सिक्स है, से और 2 का सीधा जा रहा है 5 के साथ। 5 से। ठीक है, इसी को हम जीओएफ बोलते हैं, गॉफ। ठीक है, क्लियर है, लिखते कैसे हैं इसे, जीओएफ एफ ऑफ एक्स। क्यों, तो ये गॉफ फंक्शन में हमने क्या किया, जो हमारा आउटपुट आया था उसको हमने किस में डाल दिया, उसको एज एन इनपुट ले लिया। अब जरा देखो इसको मैं बताता हूँ, फाइनल रिजल्ट आया, हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो इसमें डोमेन क्या हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना, ये हमारा डोमेन हो गया, और कोडोमेन क्या हो जाता है, सी सेट। ए सेट आपका हो जाता है डोमेन, और सी सेट क्या हो जाता है आपका कोडोमेन। क्लियर है, अब जरा इस पे वैल्यू रख के देखो, मैं आपको एक वैल्यू रख के समझा देता हूँ। तो गॉफ निकालना है, सपोज जैसे आपने मैंने बोला 1 का निकालना है गॉफ, तो कैसे निकालते हैं हम, गॉफ निकालना है अगर 1 का निकालना है तो यहाँ पे आप बोलते हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 तो सर 3 है, 3, एफ ऑफ 1 क्या है 3, तो ये क्या हो गया, जी ब्रैकेट में 3। तो 3 की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तो क्या मिल जा रहा है, 6। क्लियर है, ऐसा और नो, क्लियर है, इसको और एग्जांपल से करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है एक आपको, तो बार समझा दो। ये वाला, ये वाला चीज नहीं समझ में आई। जैसे जियो है। हाँ, इसको अभी इसको चिंता मत करो, अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा तो उससे आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट इतना दिमाग में बस रखो कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, ए से लेकर सी तक जाना है।
ए से सी तक जाना है, बी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो डोमेन मेरा क्या होगा, डोमेन मेरा बिलोंग करेगा ए को, और को डोमेन मेरा बिलोंग करेगा किसको, सी को। यस और नो? यस सर। ठीक है, यहाँ से रेंज निकलती है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उससे आपको चीज समझ में आएगी। ध्यान से समझ लेना है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सब समझ लेना क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक फंक्शन दिया हुआ है आपके सामने, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5। तो ये ले लो 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया है 2 3 4 5, ये फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन में क्या आउटपुट आ रहा है आपका, 3 4 5 9। क्या आ रहा है, 3 4 5 9। अगर मैं फंक्शन 2 3 4 5 रखता हूँ फंक्शन में, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 3 4 5 9। अब इस 3 4 5 9 को मैं दूसरे फंक्शन में रखता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, 7 11 15। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? सर यस सर। ठीक है, अब गॉफ की बात करेंगे, बोल रहा फाइंड दी गॉफ। तो जब मैंने गॉफ की बात करी है, तो मैंने क्या बताया, हमें कहाँ जाना है, ए से लेकर सी तक। कहाँ जाना है हमें, ए से लेकर सी सी तक। तक। ठीक है, ध्यान रखना। तो दो का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। दो की इमेज क्या है, 3, और 3 की इमेज आगे क्या बन रही है, 7। वो देखते हैं। अब ध्यान से देखना, जब मैं फंक्शन में 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मैं ध्यान से अब चीजों को समझना। जब मैं फंक्शन में 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यस और नो? लिखा हुआ है ना, यस सर। फंक्शन में 2 रखोगे तो 3 आउटपुट मिलेगा। 3 रखूंगा मैं इनपुट में तो मुझे आउटपुट में 4 मिलेगा। बढ़िया है। 4 या 5 रखूं, 4 रखूं या 5 रखूं इनपुट में, तो आउटपुट में 5 ही मिलेगा। 4 रखूंगा तो भी 5 मिलेगा आउटपुट, 5 रखूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 5 आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? सर यस। क्लियर, सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। f(2), f(2) मतलब फंक्शन में 2 रखूंगा तो 3 मिल रहा है, 3 रखूंगा तो 4, 4 रखूंगा तो भी 5 मिल रहा है, 5 रखूंगा तो भी 5 मिल रहा है। अब आते हैं दूसरे में, जी फंक्शन में। जी फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इनपुट क्या हो गया, ये हो गया है ना? तो अगर मैं जी फंक्शन अगर 3 रख रहा हूँ, तो 3 रखने पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, 3 रखने पे आउटपुट मिल रहा है मुझे 7। और 4 रखने पे भी मुझे क्या मिल जा रहा है बच्चों, आउटपुट 7। दोनों पे 7 मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये जी फंक्शन है दूसरा। ठीक है, जो आपका एफ से आउटपुट आया है वो जी का इनपुट है, ये ध्यान रखना। तो 3 रखने पे और 4 रखने पे दोनों पे 7 मिल रहा है। ठीक है, और 5 और 9 रखने पे, 5 रखूं या 9 रखूं तो 11 मिल रहा है। 5 रखूं या 9 रखूं तो दोनों पे मुझे क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, गॉफ फाइंड करो। गॉफ का क्या मतलब होता है, हमने पहले ही बताया है। गॉफ का मतलब होता है कि अपने को बी से कोई मतलब नहीं है, ए से सी पे जाना है, ए से सी पे जाना है, ए से सी पे जाना है। ध्यान से देख लेना, गॉफ का क्या मतलब है। गॉफ का मतलब है ए से सी तक। तो अगर मैं गॉफ की बात कर रहा हूँ, तो भैया इसका डोमेन क्या होगा, अगर ए से सी पे जाना है, तो मैंने पहले भी बताया डोमेन क्या होगा, क्या होगा डोमेन, ए से सी पे 3 जाना। 4 5। 7 11 15। नहीं 11 नहीं, डोमेन क्या होगा, अगर ए से सी पे जाना है तो इनपुट क्या लोगे, सारा ए ही तो इनपुट लोगे। यस और नो? सर सारा ए ही तो इनपुट होगा। तो अगर मुझे बताओ सीधा, ए से लेकर सी तक जाना है, बी की बात ही नहीं करनी, तो इनपुट में क्या आएगा, 2 3 4 5। सेट ए पूरा इनपुट होगा मेरा। आउटपुट क्या आएगा मेरा, आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, बताया था ना यहाँ पे, आउटपुट 7 क्या आएगा। 11 15। वेरी गुड, 7 11 15 मेरा आउटपुट आएगा। तो ए से सी में जाना है अपने को। क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं 7 11 15। अब ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना। अभी तो आप एक बारी मैं डायग्राम से बताऊंगा और एक बारी आपको वैसे समझाऊंगा। क्यों डायग्राम बनाया मैंने, ताकि इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट इसलिए बनाया ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलूँ गॉफ 2 पे कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 पे तो कहाँ गया, हाँ 2 पे कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 पे तो सीधा यहाँ पे देखा 7 है, यस और नो। 7 है सर। तो 2 पे ये 7 है सर। अच्छा 3 पे भी देख लेते हैं। सर 7 है। हाँ तो 3 पे कितना है, आपने 3 पे भी देख के 7 बता दिए 7। और 4 और 5 पे कितना है, 11। समझ में आया। ये तो आपने डायग्राम से देख लिया। अगर डायग्राम नहीं होता, इसकी बिना डायग्राम के वर्किंग करनी होती तो कैसे करते, तो कैसे निकालते हैं हम जी गॉफ। गॉफ के लिए तो ये वाला फॉर्म बताया है आपने, जी एफ ऑफ एक्स, यही है, ऐसे ही लिखते हैं इसको, यस सर। ऐसे ही लिखते हैं ना। गॉफ को कैसे लिखते हैं, जी ऑफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी एफ ऑफ एक्स। एक्स में क्या रखेंगे इनपुट, पहला इनपुट रखा एफ ऑफ 2। अब एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, एफ ऑफ 2 क्या है मेरे पास, 2 रखने पे क्या आता है, क्या आता है फंक्शन में जब मैं 2 रखता हूँ। सिंपल सा, आप यहाँ पे मत देखना, क्वेश्चन में देख, डायग्राम को मत सर देखना। 3। जब मैं 2 रखता हूँ तो 3 आ रहा है मेरे पास। क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो इस पे देखो, डायग्राम को बोल रहा 2 रखने पे एफ ऑफ 2 3 है। एफ ऑफ 2 कितना है, 3। ये कितना हो गया, जी ब्रैकेट में 3। अच्छा, अगर जी ब्रैकेट में 3 है, तो जी ब्रैकेट में 3 का आंसर क्या है, 7। यानी जी ब्रैकेट में जब 3 है तो आंसर क्या है, 7। तो क्या हो गया, ये हो गया 7। ऐसा ना, आया यस समझ सर। में। अब दूसरा भी समझो, फटाफट आएगा। अब पूछ रहा है जी ऑफ, मान लेगा एफ ऑफ 3। 3 रखने पे क्या आता है, जब मैं 3 इनपुट रखता हूँ, 4। जब मैं 3 इनपुट रखता हूँ तो 4 आता है। यहाँ से देख लो, 3 इनपुट रखने पर 4 आ रहा है, यहाँ से 4 आ जाता है इससे। तो ये कितना हो गया, जी ब्रैकेट में 4। और जी ब्रैकेट में कितना 4 है, जी ब्रैकेट 7। में 4 7। 7 क्लियर है। अब सर। ये भी और देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर कंपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो जी ब्रैकेट में 5, क्योंकि एफ ऑफ 4 कितना है, एफ ऑफ 4 कितना 11 है, है। ध्यान से देखोगे। नहीं, एफ ऑफ 4 7 नहीं है, 5। एफ ऑफ 4 ये रहा। एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों 5 है। फंक्शन एफ ऑफ 4 भी 5 है, ये दिया ना हाँ क्वेश्चन 5। में आपको। 5 भी 5। ये कितना है, 5, यहाँ पर रख दिया। जी 5 कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 7। जाके। 11। जी 5 है भैया आपका 11। बस आगे ऐसी लास्ट वाला भी हो जाएगा आपको, ठीक है। एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या है आपका, 5 ही है। क्या है, क्लियर है, क्लियर है, हुआ क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है कंपोजिशन में, बढ़े आएंगे, यस सर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन आता है, बोलता है फाइंड गॉफ एंड फॉग। फॉग में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। कैसा है भैया, रिलेशन में क्या है, रियल नंबर का रिलेशन है। किसका रिलेशन है भैया, रियल नंबर का रिलेशन है। तो सर क्या फॉग क्या होता है, होता है? क्या चीज, सर फॉग। उल्टा कर दिया ना बस। फॉग क्या होता है, उल्टा कर दिया उसको, गॉफ का उल्टा फॉग। जैसे ये 3 सेट है, ए बी सी, उल्टा ले लो, सी बी ए कर लो, ठीक है। सर C2 अगर, है। हाँ अभी करके दिखाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। या यूं भी आप समझ सकते हो कि ये 2 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं,
ठीक है, ये दो अलग अलग कंपोजिट फंक्शन दिए हुए हैं, इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो या यूं भी समझ सकते हो। गॉफ एक कंपोजिट फंक्शन है और एक फॉग आपका एक और कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। और दोनों फंक्शन दिए हुए हैं आपको, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं आपको, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। क्या कंडीशन दी हुई है, एफ फंक्शन दिया हुआ है। एफ फंक्शन का है आपका भैया सारे रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में, ठीक है। जी फंक्शन के बारे में क्या बताया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर में। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है कॉस एक्स। जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, 3। पहले तो बोल रहा है पहले ये गॉफ और फॉग फाइंड करो, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये शो करो ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है, ये भी करते हैं, आप ध्यान से देखना। पहले तो हम इसमें निकाल लेते हैं, जी ऑफ एक्स निकालते हैं, जी ऑफ गॉफ निकालते, तो गॉफ निकालने के लिए क्या करते थे, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स रख देते थे, आ जाता था, आ जाता था कि नहीं आता था, किया था ना भी पीछे भैया। इसमें क्या किया था, एफ ऑफ यस एक्स निकाला था आपने यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स निकाला था 3, 3 को रखा था जी में, जी के रखने पे आ गया था आंसर 7। 2 से सीधा 7 पे पहुंच गए थे आप, कैसे पहुंचे, कि आपको पता था फंक्शन में 2 रखने पर मेरा आंसर 3 आता है, उस 3 को अगर मैं दूसरे फंक्शन में रख दूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, यही तो किया था हमने इसमें, जैसा ना। भाई फंक्शन में अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे 3 मिलता है, अब उस 3 को मैं जी पे रख दूँ, इस जी में रख दूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, तो यही तो कर रहे थे। अब जी ऑफ 3 7 था, बट ये 3 कहाँ से आया था, जब फंक्शन में आपने 2 रखा था तो 3 मिला था मुझे, ये 3 कहाँ से आया था, ये 3 कहाँ से आया था, जब फंक्शन में मैंने क्या रखा था, 2 रखा था तो आया था 3। क्लियर है, क्लियर है। तो वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये इसकी 3 की जगह पे वो ये लिख देता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करके लिख देता है, ठीक है, क्लियर है। ये इसको लिख देता हूँ इसको, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, गॉफ पूछ रहा है, तो गॉफ क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये होता है जहां पर एक्स क्या है बच्चों, आपका सारा रियल नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, आप क्या होगे सर, एफ ऑफ एक्स तो कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूं, कॉस एक्स रख दूं, तो ये कितना हो गया, जी कॉस एक्स, जैसा हम जैसा हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखा, बस मैंने कॉस एक्स रख दिया ना। अच्छा, अब ये जी फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी फंक्शन तो 3x² है, तो 3x², जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स तो 3x² है, अगर एक्स की जगह पे cos x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 cos कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है। cos स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर है। दूसरे पे आते हैं फॉग पे, फॉग की बात करोगे तो ये क्या होगा, एफ, कैसे लिखोगे इसे फॉग को, ब्रैकेट में जी एक्स, यही लिखोगे। तो जी एक्स क्या है आपके पास बच्चों, जी एक्स क्या है आपके पास, देखते हैं अब इसको, जरा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। जी एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप, जी एक्स तो सर थ्री 3x एक्स स्क्वायर स्क्वायर। है, ठीक है। अब इस फंक्शन को 3x² की क्या वैल्यू होगी, भैया एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कॉज एक्स है, तो एक्स की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 3x², ये वाला यूज करेंगे, यस और नो। एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, 3x², जरा रख दो, ये कितना हो गया, कॉज थ्री एक्स की कॉस जगह पे एक्स थ्री स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये हो गया, कॉस 3x² हो गया, यही हो गया, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया, गॉफ भी फाइंड कर लिया, फॉग भी फाइंड कर लिया। अब बोल रहा है ये शो करो कि गॉफ फॉग के बराबर नहीं है, तो गॉफ क्या आया था मेरे पास, गॉफ आया था मेरे पास 3 थ्री कॉज कॉस स्क्वायर स्क्वायर, एक्स। और फॉग क्या आया था मेरे पास, कॉस कॉज 3x एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। अब इसे शो करना है तो उसने बोला है एक्स में इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो मैं x0 के लिए शो कर देता हूँ, x0 लेके देख लेता हूँ, जरा इसको 0 लो,
अगर इसमें 0 रखूं x की जगह पे तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे गॉफ क्या हो जाएगा? गॉफ हो जाएगा 3 cos² 0। और ये कितना यस होता है? सर, cos 0 कितना होता है? आप तो बोलते हो cos 0 तो 1 होता है सर। तो 0 1 होता है। ये 3 आ गया। अब आते हैं फॉग पे। फॉग में क्या होगा बता? फॉग में क्या होगा? कुछ भी नहीं। फॉग सर कितना है? 1 हो cos जाएगा 3 वो। x² की जगह पे क्या रखोगे? 0। तो ये क्या हो गया? 3 इंटू सर 0 तो 1 हो 0 हो जाएगा। गया। हाँ, cos 0, cos cos 0 0 होता की है। वैल्यू 1। यहाँ पे तो दिख रहा है हेंस प्रूव्ड गॉफ नॉट इक्वल्स टू फॉग। हेंस प्रूव्ड। आया कंपोजिशन समझ में? यस और नो? यस सर। क्लियर है? कंपोजिशन वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, कंपोजिशन समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इनवर्स में एक बैक टेस्टिंग समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझ लेना। क्या बैक टेस्टिंग सर? भैया ये f(1) का क्या मतलब है कि 1 इनपुट रखा तो क्या मिल रहा मुझे? इस डायग्राम, इस चार्ट में देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं, तो 1 रखने पर 2 वैल्यू आ जा रही है। अच्छा, तो 2 इनपुट रखने पे क्या मिलता है? 2 इनपुट रखने में 4 मिलता है। बढ़िया है। इनवर्स बताओ। इनवर्स की जब बात करेंगे तो हम बैक टेस्टिंग करेंगे। यानी 2 इन आउटपुट कब मिलता है? 2 आउटपुट मिलता है जब मैं 1 इनपुट रखता हूँ। 1 इनपुट का है आउटपुट 2। 4 आउटपुट कब मिलता है? 4 कब आता है? बैक टेस्टिंग करो, y से लेकर अब x पे जाओगे। ठीक है, जब सीधा आप करते तो हो तो x2y जाते हो, जब इनवर्स करते हो तो y2x जाते हो। ये करते हैं ना हम इनवर्स। सीधा फंक्शन की बात यस सर। करेंगे तो ये होता है इनवर्स में y2x होता है 4 to 2। क्लियर है? क्लियर है, ध्यान रखना। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक तो आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों को इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इनवर्स की क्या कंडीशन है? इनवर्स की क्या कंडीशन है, कोई बताएगा? पहले हम फर्स्ट इनवर्स 2x। इनवर्स की क्या कंडीशन होती है? क्या सभी फंक्शन इनवर्स हो, सभी फंक्शनों का इनवर्स होता है? यस क्या सर। सभी फंक्शनों का इनवर्स होता है? क्या सभी फंक्शनों का इनवर्स होता है? पहले तो मुझे बताओ इनवर्स की कंडीशन क्या होती है? इनवर्स की कंडीशन क्या होती है? सभी फंक्शंस का इनवर्स नहीं होता, ये ध्यान रखना पहली बात तो। सभी फंक्शंस का इनवर्स नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, फंक्शन का इनवर्स कब होता है? सिर्फ स्पेशल फंक्शन का इनवर्स होता है। स्पेशल फंक्शंस का इनवर्स होता है। स्पेशल फंक्शन का इनवर्स होता है। अच्छा, कब होता है स्पेशल फंक्शन का इनवर्स? इनवर्स तब होता है, ध्यान से सुनो, जब फंक्शन मस्ट बी, अगर आपका फंक्शन 1 1 है एंड ऑन 2 है, जिसे हम इन्वर्टेबल फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव हो गया इस केस में। ठीक है, इन्वर्टेबल 1 1 है और ऑन 2 है, तभी इनवर्स होगा। ये गांठ बांध लो बच्चों का। अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स होगा। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं हो सकता। फंक्शन ऑन 2 नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में अपने अच्छे से बिठा लो बच्चों। फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। पहले तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा नहीं पूरा, बट एक पॉइंट है जो ध्यान से समझ लेना। जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ, जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं ये फंक्शन की बात करता हूँ, तो फंक्शन में एक चीज तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि जो भी डोमेन है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। मतलब डोमेन में क्या होती है सर? डोमेन में तो प्री इमेज होती है, ये आपने बताया। हाँ, तो जितनी भी प्री इमेज है उसकी इमेजेस जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी इमेजेस बनी। हर इनपुट का कोई कोई आउटपुट जरूर होना चाहिए। अगर मैंने खाली ऐसा डोमेन बना दिया जिसमें 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे ए बी है,
ठीक है, 2 का बी हो गया, 1 का ए हो गया, तो खाली रह गया, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन मतलब जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स है सबकी कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, तो फंक्शन तब कहलाता है। और फंक्शन कब होता है? फंक्शन तब होता है अगर फंक्शन, और कब नहीं होता? अगर कोई नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, अगर कोई भी छूट गया तो फंक्शन नहीं है। और एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं बन सकती, एक से दो नहीं हो सकता, एक बटन दबाने से दो काम नहीं हो सकते, वही बात बता रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो भी फंक्शन नहीं होता। हाँ, दो बटन दबाने से एक काम हो जाता है, दो की एक इमेज हो सकती है, दो प्री इमेजेस की एक इमेज, दो जने एक जैसे दिख सकते हैं जुड़वा, बट एक जना दो जैसा नहीं दिख सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती, दो बच्चों की एक मम्मी हो सकती है, अगर वो बच्चे भाई है, भाई बहन है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं, अब आप बोलोगे सर कि फंक्शन का इनवर्स आप बोल रहे हो जब वो 1 1 होता है और ऑन टू होता है, तभी उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, इनवर्स तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो ऑन टू का मुझे जहां तक पता है सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में जितने भी आपके कोडोमेन में हैं एलिमेंट, सपोज यहाँ पे मैंने लिया ए बी और दूसरे में लिया 1 2, तो इसके लिए कोई हर किसी का बैठा होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एक 1 2 3 1 2 का है, बी का, तो ये अब आपका ऑन टू नहीं है, ये इनटू हो गया, क्योंकि इसमें एक ये खाली बैठा है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? कोडोमेन में जितना भी है, कोडोमेन ही रेंज होगा, सिंपल सी बात। कोडोमेन रेंज होनी चाहिए, रेंज मतलब हर आउटपुट का कोई इनपुट होना चाहिए। तो कोडोमेन जब रेंज होती है तभी फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज वो ऑन टू ही नहीं होता। तो इनवर्स के लिए क्या जरूरी है? फंक्शन ऑन टू भी हो। इनवर्स के लिए क्या जरूरी है? फंक्शन 1 1 भी हो। ठीक है, अब देखते हैं ये क्यों जरूरी है, क्यों हम मानेंगे ये चीज, ऐसा क्या है, क्यों मानेंगे? क्वेश्चन तो आप बकायदा आप सबके तो दिमाग में आ रहा होगा कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ऐसा क्यों? अगर नहीं है फंक्शन 1 1, नहीं है ऑन टू, तो इसका इनवर्स क्यों नहीं है? भाई एक क्रॉस क्वेश्चन तो आता ही है ना दिमाग में, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो भैया क्यों इनवर्स नहीं है वो? या फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है तो क्यों इनवर्स नहीं है? तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, मैं दोनों सिनेरियो बताऊंगा, ध्यान से समझो। फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ध्यान से समझो। 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, इसको ध्यान से समझना। 1 1 है मतलब 1 का ए ले लो, 2 का बी ले लो। अब ये सर 1 1 तो बन रहा है, वेरी गुड, 1, क्योंकि हर किसी का एक से ही रिलेशन है, 1 1 है, बट ये ऑन टू नहीं है, सी रह गया, सी रह गया, तो इसका इनवर्स नहीं हो सकता। क्यों? जरा इनवर्स देखो, अगर मैंने ये लिया एक्स और वाई, इनवर्स करो, इनवर्स में क्या होता है सर? उल्टा बन जाता है, डोमेन को रेंज हो जाता है और वो हो जाता है, उल्टा हो जाता है। डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन, उल्टा कर दो। ए बी सी और 1 और 2, ए का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन, बी का रिलेशन 2 के साथ। अगर जब आपने इसको उल्टा किया तो आप मुझे ये बताओ, कोई क्या ये फंक्शन रहा? क्या ये तो फंक्शन ही नहीं हो गया ना नो सर, सर। फिर मैं तो सी छूट गया। अगर सी छूट गया तो अब ये फंक्शन ही नहीं है, उल्टा करने पे तो ये फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो जो फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स की कहाँ से बात आई? समझ में आया? 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, यस सर। तो भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। दूसरा बता दो सर, अगर ऑन टू है फंक्शन बट 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1 होगा, बट ऑन टू है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है तो क्या होगा? उस सिनेरियो में भी देख लेते हैं क्या होगा। अब ये 1 का भी बी के साथ इमेज है, 2 की भी बी के साथ, यानी दो बच्चों की एक मम्मी है। अब ये फंक्शन भी है बट ये 1 1 नहीं है, कैसा फंक्शन बन जाएगा? मैनी 1। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल ऑन टू है, क्योंकि बी का क्या है? आपकी प्री इमेज है,
ठीक है। बी क्या है, पूरा आपका कोडोमेन ही रेंज है, तो ये तो जी ऑन टू था। अब इसका इन्वर्स निकालो, ये एक्स और वाई ले लो, इसका इन्वर्स निकालो। आप बोलोगे सर इसका इन्वर्स कैसा बनेगा, इसका इन्वर्स बनेगा बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2। बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी एक प्री इमेज से दो इमेज नहीं बन सकती, एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती, ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स भी नहीं होगी। समझ में आया क्यों बोलते हैं 1 1 और ऑन टू होना दोनों जरूरी है? समझ में आया? यस और नो? सर क्लियर है? यस नहीं तो कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि इनवर्स में 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है। अब ये क्लियर हो गया कि 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है। सो फॉर अ फंक्शन इट मस्ट बी, तो अगर इनवर्स निकालना है फंक्शन टू बी इनवर्स, ये ध्यान से मैं इस पर लिख रहा हूँ नोट्स में, कभी भी देख लेना तो याद रहेगा। फंक्शन टू बी इनवर्स इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इसे बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन, जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, बाइजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं आईटीएफ के पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है जी, साइन एक्स। अब एक कोई मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं फंक्शन को लेता हूँ साइन एक्स, ये लो जी साइन एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन, नेचुरल डोमेन बोलूं या डोमेन बोलूं तो क्या होगा? डोमेन क्या होगा? क्या होगा इसका डोमेन? बताओ, एक्स क्या हो सकता है? साइन वाई अरे डोमेन, डोमेन साइन वाई क्यों बोल रहे हो भाई? डोमेन एक्स क्या हो सकता है? एक्स क्या होता है? एंगल होता है ना। एक्स क्या हो सकता है बताओ? सर एंगल की वैल्यू लिख देंगे उसकी जगह। एक्स क्या हो सकता है ये बताओ मुझे, डोमेन में क्या होगा? एक्स ही तो होगा ना। क्या रख सकते हो एक्स की यस जगह? सर। क्या रख सकते हो एक्स की जगह? क्या डोमेन होगा बताओ उसका? दिमाग लगाओ, बाकी सब भी दिमाग लगाओ, क्या डोमेन होगा? क्या डोमेन होगा बताओ? सिंपल सी बात है, बताओ क्या डोमेन होगा? डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, यस और नो? कोई भी रियल नंबर ले लो, यस और नो? भाई साइन एक्स की जगह पे तो एंगल ही लिख रहा है ना, 1 डिग्री भी एंगल होता है, माइनस यस वन सर। डिग्री भी एंगल होता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70, 80, 120, 100,000, कितना भी लिख लो, एंगल ही तो है वो। साइन के आगे तो कितना भी लगा लो, और निकाल भी सकते हैं हम। ठीक है, तो एक्स की जगह पे तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। नेचुरल डोमेन होता है इसका ये। रेंज क्या होती है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। रेंज जो साइन एक्स की होती है वो -1 से 1 तक होती है, यस -1 सर। से 1 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, आउटपुट इसका हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आता है, चाहे कुछ भी रख लो इतना ही रहेगा। क्यों? अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब एक बात बताओ, अगर एक्स की वैल्यू रियल नंबर है तो ये कैसा फंक्शन है अपना साइन एक्स? कैसा फंक्शन है? क्या इसका इनवर्स निकाल पाएंगे हम? बताओ, ध्यान से बताओ। आप इसको ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखो। साइन जीरो जो होता है वो भी जीरो होता है, ऐसा नहीं? और आपको पता है साइन की वैल्यू कब रिपीट करती है? साइन की वैल्यू रिपीट करती है आफ्टर एवरी पाई। थ्री पाई पे सिक्सटी रिपीट करती है। हाँ पाई पे, तो पाई पे भी साइन जीरो होता है, 2 पाई पे भी जीरो होता है, -पाई पे भी जीरो थ्री होता पाई है, पे भी 3 पाई, 4 पाई सब पे, +पाई पे भी जीरो होता है। तो जब ये इतने सारी चीजों पे जीरो है तो ये फंक्शन कैसा बन गया? आप बोलोगे सर ये तो मैनी वन फंक्शन है, यस और नो? यस सर सर। ये तो मैनी वन फंक्शन, अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते? इसका यस इनवर्स सर। नहीं निकाल सकते भैया, ये तो मैनी वन है। इनवर्स कब निकलता है? जब 1 1 हो और ऑन टू हो, तभी निकलता है इनवर्स।
इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके तो सर सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते होंगे। जी बिल्कुल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन, सब मैनी वन है। और इसकी वजह से हम किसी का भी इनवर्स नहीं निकाल सकते, ना तो साइन का, कॉस का, टेन, कोसेक, सेक, कॉट टेन, किसी का नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मैनी वन है। और इनवर्स के लिए फंक्शन के वन वन होना और ऑन टू होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करें कि इसका इनवर्स निकाल सके। अब इसका डोमेन तो सर आर है, मतलब डोमेन में तो आप कोई भी एंगल रख सकते हो। आउटपुट तो -1 से 1 है। तो क्यों ना इसका ये जो डोमेन है ऑलरेडी नंबर, इसी को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। अगर मैं इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा एंड ऑन टू बन जाएगा। डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना मतलब पर्टिकुलरली कुछ रेंज के बीच में इसको, अगर मैं इसका इनपुट डाल लूं, भैया इतने से इतने, सपोज मैं बोलूं 1 से लेकर 10 तक कोई भी इनपुट डाल लूं तो इसका 1 1 भी रहेगा, ये ऑन टू भी रहेगा। मतलब ये कहने की बात ये है कि उस पर्टिकुलर रेंज पे ये क्या रहेगा, आपका 1 1 और ऑन टू रहेगा। ठीक है, देखते हैं अब इस चीज का कैसे क्या मतलब है, ध्यान से समझना। आपने बोला 0 पे और पाई पे इसका आंसर सेम है, मतलब भाई 0 पे भी अगर मैं x को पाई लेता हूँ तो भी 0 आंसर आएगा, आउटपुट मेरा 0 लेता हूँ तो भी 0 आउटपुट आएगा। ठीक है, कोई वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ आपकी x की, यहाँ पे लेता हूँ तो भी मेरा आउटपुट ये आएगा। ठीक है, 1 से नीचे। और कोई मैं यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू तो भी मेरा आउटपुट वही आएगा। तो क्यों ना इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि 2 इनपुट में एक आउटपुट आने से क्या बन जाता है, मैनी वन बन जाता है। यही होता है ना, 2 इनपुट से का अगर एक ही आउटपुट आ रहा है तो वो मैनी वन हो जाता है। अपने को क्या चाहिए, एक इनपुट एक आउटपुट, x1 y1 x2 y2, एक इनपुट एक आउटपुट ये चाहिए। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन देखो कैसे होगी, -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में आप कहीं पर भी रखो, कोई भी x के लिए, कोई भी x रखो, y आपका एक ही आएगा। कोई भी x रखोगे आपका y क्या रहेगा बच्चों, एक ही रहेगा। फॉर एवरी x देयर इज ए सिंगल y। -π/2 रखोगे तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, -π/2 रखोगे तो -1 आ जाएगा। तो एक बार 5/2 रिपीट रखोगे करना। 1। मैं ये कह रहा हूँ, आपको सबको पता है कि साइन एक्स के बारे में सर ने बताया कि साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है। ठीक है, 2 पाई पे भी 0 होता है। तो ये क्या हो गया, ये तो मैनी वन हो गया, जैसा नो मैनी वन हो गया। इनवर्स सर निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका ग्राफ तो सर ऐसा बन रहा है। ऐसा ही बन रहा है इसका ग्राफ। यानी अगर मैं कोई भी पॉइंट उठा लूं, सपोज मैं ये वाला पॉइंट उठाता हूँ, इस y की तरफ देखो, इस y के लिए एक, इस इनपुट पे भी यहाँ पे अगर मैं x1 रखूँ तो ये आउटपुट आ रहा है, या x2 रखूँ तो भी मेरा एक ही आउटपुट आ रहा है। यानी एक इनपुट के लिए मेरे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं, 2 इनपुट के लिए सॉरी मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है। x1 पे भी y की वैल्यू मिल रही है, x2 पे भी y की वैल्यू मिल रही है। थोड़ा और आगे जाओ, x3 पे भी मेरे को ये y की वैल्यू मिल रही है। थोड़ा और आगे जाओ, x4 पे भी मुझे ये वैल्यू मिल रही है। थोड़ा यहाँ पे जाओ, x5 पे, बहुत सारे इनपुट की, तभी तो मैनी वन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, 1 1 बना देते हैं। और क्या बना देते हैं, इस फंक्शन को ऑन टू बना लेते हैं।
अब अगर हम पूरा लेने लगेंगे साइन एक्स तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ ऐसे इनपुट के लिए जहाँ पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, जहाँ पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, वो एरिया बना लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये एरिया है वो, यहां से लेकर यहां तक, ये इतना एरिया जो साइन का है ना बच्चों, इतने एरिया में ये पाई/2 है, यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू पाई/2 से लेकर -पाई/2 का ये जो एरिया है, इस एरिया में एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, कोई भी एरिया ले लो ऐसा पर्टिकुलरली, इस एरिया में भी देखो, ये ग्राफ कुछ इतना सा ही बन रहा है यहाँ पे। इतना अगर मैं एरिया ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, या ये लो ये एरिया ले लूँ, तो इस एरिया में ये जो साइन एक्स है वो आपका क्या बन जा रहा है, वो आपका 1 1 बन जा रहा है। 1 1 मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, ठीक है, और ऑन टू भी है मतलब यहाँ पे हर आउटपुट के लिए आपको कोई ना कोई इनपुट मिल जाएगा इतने एरिया में। इसके बाहर तो ये क्या बन जाता है, मैनी वन बन जाता है। समझ में आया? इस पर्टिकुलर एरिया में -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ये क्या बन जा रहा है आपका 1 1 और ऑन टू। तो इस एरिया में हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज तो ये मैनी वन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर डोमेन में इतने वैल्यूज रखने पर ये 1 1 नहीं 1 1 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका ऑन टू भी बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर ये -पाई/2 और पाई/2 क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया? बच्चों देखो, मैथमेटिशियन ने क्या डिसाइड किया कि ऐसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरा कंसिडर करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरा कंसिडर कर रहे हो तो आप उसे बोलोगे जनरल वैल्यू, ठीक है, उसको जनरल वैल्यू का नाम दे दिया। भाई किसी को आगे सपोज कोई पीएचडी कर रहा है और वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ये लेके, तो वो बोलेगा मैंने जनरल वैल्यू ली है, ठीक है, बट इसको बोला गया है -पाई/2 से पाई/2 के बीच को वैल्यू को बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोला गया है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? क्या है ये बच्चों आपकी प्रिंसिपल वैल्यू? मेजरली यही यूज होती है हर जगह पे, -पाई/2 से पाई/2। अभी रुको इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, कहीं होगा होना होगा तो। ये देखो जी, ये बन गया इसका ग्राफ। इतना पोर्शन लिया। अब आप खुद ही मुझे बताओ, जो जिसको डाउट आ रहा है, अब इसमें बताओ कोई भी एक एक्स ले लो, उसके लिए एक ही आउटपुट रहेगा। कोई भी एक एक्स ले लो, उसके लिए एक ही आउटपुट रहेगा। ये ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? इस एक्स के लिए एक ही आउटपुट है, इस एक्स के लिए एक ही आउटपुट है। यस बट अगर इसको थोड़ा सा भी आप आगे कर देते हो यहाँ पे, तो ये वाले एक्स के लिए भी ये आउटपुट हो जाएगा, ये वाले एक्स के लिए भी ये आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाले एक्स के थोड़ा और इसको ये लो कर दो और बढ़ा दो इसको, ठीक है, तो ये वाले एक्स के लिए भी ये वाला आउटपुट हो जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। तो इतने एरिया में ये क्या है आपका फंक्शन 1 1 है, और क्या है ऑन टू है। यहाँ पर एक इनपुट पे अपने को एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन कर दी। क्या कर दिए? रिस्ट्रिक्शन कर दी, ठीक है। क्लियर है? क्या करी हमने? रिस्ट्रिक्शन कर दी। एक शीट ऐड करके समझा देता हूँ। अब ध्यान से समझना, अभी तक हम सब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे सर, ये बोल रहे थे, ध्यान से समझना, कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो डोमेन है आपका सारे रियल नंबर। रेंज क्या थी इसकी? -1 से 1। तो अभी इनवर्स निकालना है तो इसका डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो डोमेन क्या हो गया अब इसका? डोमेन हो गया इसका -पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 पाई/2,
और रेंज तो यही होती है -1 से 1, ठीक है, क्योंकि -π/2 -1 होता है, π/2 रखोगे इसमें साइन एक्स में तो π/2 मतलब 91, ठीक है। तो रेंज भी क्या है -1 से 1। जब आउटपुट या इनपुट ही आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हो तो रेंज भी तो वैसे ही निकलेगी। जरा रखो -π/2 साइन एक्स में -1 आएगा, π/2 रखो 1 आएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब आप इसका आराम से इनवर्स निकाल सकते हो। इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स में बस उल्टा हो जाता है, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाता है। तो डोमेन क्या हो गया, उल्टा हो जाता है ना भाई। साइन एक्स की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला डोमेन क्या होगा, डोमेन था उसमें एंगल, एंगल मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज क्या आ रही थी मेरी -1 से लेकर -1 से 1 1। तक। तो यानी यहाँ पे क्या था, फंक्शन 1 1 और ऑन टू था, और भी कुछ भी रखोगे तो 1 1 ऑन टू ही बने। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट था। ये तो साइन एक्स की बात हो गई थी। अब जब इसको इन्वर्स करोगे तो सिंपल सी बात है, चीजें बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा। -1 के लिए क्या है, -π/2 जीरो, जीरो दिखाने के लिए आप लोगों को। तो क्या बन गया इनवर्स में, डोमेन बन गया -1 से 1 और रेंज बन गई है आपकी -π/2 -π/2 से से π/2। π/2। अब ये याद कैसे रखें, आपको बस एक चीज याद रखिए, जब भी आप इनवर्स की बात कर रहे हो, आप एंगल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, एंगल की। यहाँ एक्स में आप नंबर डालोगे, वैल्यूज डालोगे और आपको मिलेगा क्या, एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। बस इतनी सी बात याद रखो। भैया मैंने साइन इनवर्स में क्या डाला, -1। इसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स, चलो इसको कर ही लेते हैं, क्वेश्चन था ना यहाँ पे। साइन इनवर्स में डाला मैंने 1, इसका क्या मतलब है, साइन की वैल्यू 1 कब है, कौन से एंगल पे है, साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 है, ये π/2। मतलब है इसका। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स मैंने बोला आपको कोई एक एंगल होगा, साइन इनवर्स एक्स, अगर मान लो ये नहीं पता मुझे, यहाँ पे 1 है, तो साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कौन से एंगल पे एक्स की वैल्यू, कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू एक्स है, कौन से एंगल पे साइन इनवर्स की वैल्यू 1 है। तो आपने बोला क्या, π/2। π/2, वेरी गुड, हो गया ही। कौन से एंगल पे साइन इनवर्स की, साइन की वैल्यू 1/2 है, कौन से एंगल पे, ये देखो कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2। कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कौन से एंगल पे है भाई, π/6। 5/6, 30, 0 30 होता है ना, तो 5/6, वेरी गुड। कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री, 45 डिग्री तो ना, π/4। 5/4। कौन से एंगल पे -1 है, -π/2। -2, √3/2, बहुत इजी है ये तो, 60 डिग्री, तो 5/3। अब π/3। ये आ गया -1/2। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये जो साइन है ना, इसकी कई जगह पे वैल्यू -1/2 होगी, कई जगह पे, बट हमें कहाँ से कहाँ तक के बीच में ले रही है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, यस सर। ठीक है, इसी के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। तो क्या आएगा इसका आंसर, -π/6। π/6। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस अब सर। एक डोमेन का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, क्लियर, प्रियांशी क्लियर, शिवम अमर क्लियर, क्लियर है। यस सर। अब एक क्वेश्चन देखो, बोल रहा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब आपको पता है, अब आपको ये टेबल तो याद करना ही पड़ेगा बच्चों, और भी आगे पढ़ाएंगे, अभी साइन के बाद cos tan cosec सबका पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये सारे फंक्शन ही क्या है, मैनी वन है, इनमें से किसी का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनका इनवर्स पॉसिबल है जब हम क्या कर देंगे, इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इनका इनवर्स कब पॉसिबल है, जब हम क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन ले आएंगे। इनवर्स इज ओनली पॉसिबल जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें।
किस में लगा दे रिस्ट्रिक्शन जी? ये सारे इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है। 1 1 ऑन टू कब होंगे? जब प्रिंसिपल डोमेन होगा। प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा? प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, जब आप डोमेन फिक्स कर दोगे, जैसे हमने फिक्स किया था साइन एक्स का डोमेन, क्या फिक्स किया था मैंने? साइन एक्स का डोमेन था -π/2 से π/2 के बीच। तो ये -π/2 से π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल डोमेन होता है यार। इनवर्स में डोमेन और रेंज बदल जाता है, बस वो आपको याद रखना। तो एक बात बताओ, इसको डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इनवर्स है ये। तो इनवर्स में क्या होता है भैया अपना डोमेन? आपको सबको पता है, मैंने एक बार बताई थी आपको। इनवर्स में क्या होता है? ये वैल्यू -1 से क्या 1। होगी? वेरी गुड भैया। डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ क्या होगा इसका? -1 से 1। इसका मतलब x+1 किसके बीच में? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, यही मतलब है। अब इसको सॉल्व Yes. कर लो, कुछ नहीं करना। हर जगह पे +1 -1 क्या करेंगे? ये +1 हटाना है ना, बीच वाला -1 ऐड कर दो हर जगह पे। ये -2 हो गया। लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू फाइंड करनी, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, 0 होगा। क्या? हाँ, क्या किया? -1 हर जगह पे ताकि x निकल जाए। अब सिंपल सी बात देखो, ये तो हो गया। x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0। 0। ये आ गई आपकी डोमेन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर आगे दूसरे फंक्शंस के बारे में भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय थैंक यू Bye, सर, sir. बाय। Thank you, sir. Bye. बाय।